वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं से ओम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जियोग्राफी बीए फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, और अगर आप बीएससी में भी हैं, अगर जियोग्राफी लिया हुआ है तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर आपने जो है अभी अभी एडमिशन लिया है, जियोग्राफी आपका सब्जेक्ट है, तो आप यही सोच रहे होंगे कि हमको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, और आखिरकार जो पढ़ना है उसको किस तरीके से हमको पढ़ना है, सारी चीज़ों को इसमें बताने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि जियोग्राफी के बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी 2023 में मैंने करवा रखे हैं, तो वो सब प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव के भी और लिखित के भी शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर आपको मिल जाएंगे, यानी इसी चैनल पर। इसके अलावा तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि छूट जा रहे थे उनको मैं विस्तार से चर्चा नहीं कर पा रहा था उन टॉपिक्स पर, तो इस तरीके से जो फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र छात्र हैं उनके लिए खास करके ये है एक ऐसा टॉपिक जिससे हर साल परीक्षा में लगभग 10 से 15 नंबर का प्रश्न आ ही जाता है। तो उन टॉपिक्स को मैं इस समय कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे सोशियोलॉजी में मैंने समाज को पढ़ाया, मैंने शिक्षा शास्त्र में उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति और उसकी समस्याओं को पढ़ाया, इसके अलावा मैंने और भी चीज़ों को पढ़ाया। अब मैं जियोग्राफी का मैंने देखा कि भाई एक सब्जेक्ट मतलब एक टॉपिक है आपका ज्वालामुखी, ये बार बार पूछा जा रहा है। इसके अलावा एक टॉपिक आपका पड़ता है भूकंप, एक है चक्रवात और प्रतिचक्रवात, ये लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो उन चीज़ों पर मैं जल्दी फोकस करूंगा और तीव्र गति से आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। तो हमारे जो छात्र छात्र अभी अभी एडमिशन लेकर के आए हैं, ठीक है, उनके लिए ये है बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर 2024 में जो छात्र छात्र परीक्षा देंगे, 25 में 26 में सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जियोग्राफी सब्जेक्ट है, ठीक है, बीएससी में भी जियोग्राफी की जाती है, मतलब बीएससी वाले बच्चे भी जियोग्राफी करते हैं, मतलब जियोग्राफी सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो अगर आपका जियोग्राफी बीएससी से है तो भी आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। जियोग्राफी में आपको पढ़ना क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको फिजिकल जियोग्राफी पढ़ना है। फिजिकल जियोग्राफी का मतलब होता है भौतिक भूगोल, और इसका सिलेबस इससे पहले मैंने 2024 की परीक्षाओं के लिए बोर्ड पर ही पढ़ा रखा, तो क्या क्या पढ़ना है सारी चीज़ें आप वहाँ पर देख लीजिएगा जा करके। भौतिक भूगोल यानी कि भूगोल में हमको क्या पढ़ना है, भौतिक भूगोल के बारे में, यानी कि फिजिकल जियोग्राफी के बारे में पढ़ना है। फिजिकल जियोग्राफी में एक टॉपिक है खास करके बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यूनिट नंबर 3 का या 2 का टॉपिक पड़ेगा ये आपका। ये टॉपिक है आपका ज्वालामुखी, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वोल्केनो, ठीक है। वोल्केनो बात की जाए तो प्राचीन समय में यूनान की मैं बात करूं तो यूनान में वुल्केनो कहा जाता था इसको। वुल्केनो का मतलब होता है एक प्रकार से पाताल का घर या पाताल जाने का रास्ता या पाताल जाने का मुख, ठीक है। वुल्केनो का मतलब क्या होता है, प्राचीन यूनान में एक प्रकार से ये ऐसी मान्यता थी कि ये पाताल जाने का मुख होता है ज्वालामुखी, या जो वुल्केनो उसी को बोलते थे, यानी जो ज्वालामुखी का मुख होता है जहाँ से ज्वालामुखी का उद्गार होता है उसको प्राचीन यूनान में क्या कहते थे, उसको बोलते थे क्या भैया, मैंने अभी अभी आपको बताया कि उसको पाताल जाने का रास्ता या पाताल जाने का मुख बोला जाता था। प्राचीन समय में ऐसी धारणा थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, अच्छा वहीं से उसको वोल्केनो कहते थे, उसी रास्ते को वोल्केनो कहा जाता था, तो इसीलिए इसका नाम वोल्केनो पड़ गया अंग्रेजी में, ठीक है। वोल्केनो से एक प्रकार से हिंदी में बना ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जो होता है एक प्रकार का एक पहाड़ होता है, और जो ज्वालामुखी उद्गार होने की क्रिया होती है उसको बोलते हैं ज्वालामुखीयता, ठीक है। तो एक होती है ज्वालामुखी क्रिया और एक होती है ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी पर्वत होते हैं, जैसे ये यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है, अभी इसके बारे में मैं समझाऊंगा, हालांकि मैं समझा ही दे रहा हूँ। देखिए ये ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी उद्गार होता कैसे, सबसे पहले ही जानिए। ये पृथ्वी की मान लेते हैं, देखिए ये पृथ्वी की आंतरिक चीजें हैं, यहाँ पर ये पटल है पृथ्वी का, देखिए ये पृथ्वी का पटल है, यहाँ पर ये पटल है, ठीक है। अब क्या होता है कि बड़े जैसे मान लेते हैं पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ पर हो रहा है। अब ये पहाड़ एक प्रकार से समुद्र में भी हो सकता है और ये पहाड़ पृथ्वी पर भी हो सकता है। देखिए ज्वालामुखी अधिकतर आप देखते हैं समुद्र में जो पर्वत होते हैं, समुद्र में जो द्वीपीय पर्वत होते हैं वहां पर अधिक मात्रा में आते हैं, ठीक है। जैसे परिप्रशांत जो है मेखला है या पेटी है, वहां पर आप देखते हैं कि वो एक प्रकार से जैसे जो जहाँ पर स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है, जिसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, तो वो ज्वालामुखी जो है तो उसकी एक पेटी है, एरिया है, वहाँ पर ज्वालामुखी क्रिया बहुत ज़्यादा होती है, ज्वालामुखी बहुत होती मतलब की निकलती है। तो ज्वालामुखी जो होती है एक प्रकार से क्या है, तो एक मान लेते हैं पर्वतों पर भी निकल सकती, सबसे पहली बात स्थल खंडों को एक प्रकार से फोड़ करके भी निकलती हैं और समुद्रों के बीच से भी निकलती हैं, क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ज्वालामुखी ये है। अब देखिए यहाँ पर जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब आप जाएंगे पृथ्वी के अंदर, तो बहुत सारे जब गहराई में आप जाएंगे पृथ्वी के अंदर, तो वहाँ पर क्या होता है, चूंकि जैसे जैसे आप गहराई में पृथ्वी के जाओगे तापमान बढ़ता जाएगा। क्योंकि एक समय मैं आपको पढ़ा रहा था कि एक रूस में एक स्थान है कोला नामक क्षेत्र,
तो कोला नामक एक स्थान है रूस में, वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ के रूस के वैज्ञानिकों ने क्या किया, रूस के वैज्ञानिकों ने एक प्रकार से बहुत दिमाग लगाया और एक खुदाई करने वाली मशीन बनाई। अब उससे खुदाई करने के लिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए उन लोगों ने खुदाई करना प्रारंभ किया। अब हुआ क्या कि भाई खुदाई करते करते वो लोग एक प्रकार से बहुत खुदाई कर रहे थे और कोला नामक स्थान पर खुदाई करना प्रारंभ किया गया। लगभग 12 किलोमीटर तक एक प्रकार से खुदाई लोगों ने कर पाए और जैसे उसके अंदर खुदाई होने को जाते हैं तुरंत जो है मशीनें वशीनें सब गल जाती हैं। बड़े से बड़े एक प्रकार से अच्छा घनत्व वाला जो तत्व है वो उतनी गहराई में जाकर के क्या हो जा रहा है भैया, वो गल जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में लोगों ने सोचा, वैज्ञानिकों ने, कि भाई 12 किलोमीटर ही हम खोद पा रहे हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी का जो केंद्र है बहुत ज़्यादा गहराई में, पृथ्वी की त्रिज्या बहुत ज़्यादा है, तो इस स्थिति में मात्र 18 किलोमीटर ही अंदर जा पाए बहुत मशक्कत के बाद। तो आप सोचो कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना ज्ञात कैसे की गई, तो ज्वालामुखी क्रिया के आधार पर ही बताया गया कि भाई चूंकि ज्वालामुखी बहुत अंदर से आता है और भूकंप के जो तरंगे होती हैं, एस तरंगे, पी तरंगे, इनके माध्यम से बताया जाने लगा। ताप, दाब और घनत्व के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाया गया। तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना से ही ऊपर निकलती है। तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना से ज्वालामुखी कैसे निकलती भैया, यहाँ पर देखो, 1 मिनट में समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। अभी मैं थ्योरी में जा रहा हूँ लेकिन अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर ले। जैसे यहाँ से क्या होता है, समुद्र में आप देखते हैं, या समुद्र में, आप समुद्र की बात करें तो समुद्र में पानी भरा रहता है। कभी कभी क्या होता है कि भूमंडल के अंदर जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे तो तापमान बढ़ता हो जाता है, यानी कि यहाँ पर तापमान की अगर बात की जाए तो तापमान आपको अधिक मिलेगा। कहाँ पर अधिक मिलेगा भैया, जैसे जैसे आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना में नीचे जाओगे जो वैसे वैसे आपको तापमान अधिक अधिक मिलता चला जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो तापमान जब ज़्यादा अधिक मिलता है तो एक प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है जहां पर एक प्रकार से जो तत्व होते हैं, बेसाल्ट की जो चट्टानें होती हैं वह भी एक प्रकार से पिघल जाया करती हैं, और जब वह भी पिघल जाती है तो एक प्रकार से वो मैग्मा के रूप में यहाँ पर रहती है। किस रूप में भैया, मैग्मा के रूप में रहती है। मैग्मा में एक प्रकार से जब वो गैसें भी शामिल होती हैं, मतलब गैसों में एक प्रकार से जो ये द्रव वाले पदार्थ हैं, ये द्रव, ठीक है, द्रवित जो बेसाल्ट है वो, और एक प्रकार से इसमें जो गैसें शामिल होती, खास करके जलवाष्प हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ठीक है, और इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, और गैसें यहाँ पर मैंने लिखी हुई हैं, आप लोग देख लीजिएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गई, और भी कुछ गैसें हैं जो कि इसमें होती हैं। तो जब मैग्मा में ये गैसें मिली रहती, जलवाष्प मिला रहता है, तब तक तो इसको मैग्मा कहते हैं, द्रवित इस तरल पदार्थ को। लेकिन जब ये धीरे धीरे ऊपर की ओर आता है और ऊपर आकर के इसका जब विस्फोट होता है, विस्फोट होने के परिणाम स्वरूप ये एक प्रकार से इसको लावा बोला जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। यानी कि पृथ्वी के अंदर जब तक है, जब तक उसमें जलवाष्प और तमाम सारी गैसें आपस में मिली हुई हैं, तब तक एक प्रकार चूंकि गैसें, धूल और तमाम सारे छोटे छोटे कण, तमाम सारे बड़े बड़े कण जो होते हैं वो एक प्रकार से ज्वालामुखी के साथ ऊपर की ओर खूब तीव्र गति से उठते हैं, और वो एक प्रकार से एक बार जब पृथ्वी के ऊपर यानी जो भूपटल होता है वहां पर आते हैं, ग्राम से विस्फोट होता है, और एक प्रकार से वो विस्फोट जो होता है उसी को ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं, ज्वालामुखीय क्रिया कहते हैं, या ज्वालामुखीयता कहते हैं। और जब विस्फोट होता है तो जो मैग्मा होता है अंदर का, वो जब ऊपर है एक प्रकार से विस्फोट होने के बाद में ऐसे फैल जाता है, इसे देखिए वो बहने लगता है, और जब वो बहता है तो उसमें जो जलवाष्प, नाइट्रोजन ऑक्साइड, या फिर जो नाइट्रोजन गैस होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो अन्य गैसें होती हैं, वो सारी की सारी, मतलब 50% से ज़्यादा तो जलवाष्प ही अकेले होता है उसमें। तो क्या होता है जब ये चीज़ें गैसें ऊपर निकलती हैं, एक प्रकार से चूंकि गैसें बहुत गर्म होती हैं, तो गर्म जो गैसें होती है बहुत तीव्र गति से ऊपर भागती हैं, चूंकि वो जो बाहरी हवा है उससे हल्की होती हैं, इसलिए वो ऊपर की ओर उठती है। ठीक है, चूंकि गर्म हवाएं जो होती हैं वो हल्की होती हैं और ठंडी हवाएं वजन होती है, इसीलिए अब धुआं उड़ता है। आप देखते हैं धुआं नीचे क्यों नहीं जाता, धुआं ऊपर क्यों उठता है। अभी आप देखिएगा धुआं जो होता है चूंकि वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हल्की गैस होती है, चूंकि वो गर्म है, ठीक है, गर्म से स्थान से निकल रही है, इसीलिए वो ऊपर उठती है। अभी आप कोई ऐसी हवा लेकर के आए, ऐसी गैस लेकर के आए जो कि वजन में ज़्यादा हो, तो वो एक प्रकार जैसे शूटिंग वूटिंग के दौरान आप देखते हैं कुछ ऐसी गैसों को लाया जाता है, धुआं की टाइप की ही होती है, लेकिन वो ऐसे से फैल जाती हैं और पृथ्वी पर ही फैली रहती है, ऊपर नहीं उठती हैं। तो शूटिंग वैसे ही हो जाती है, स्वर्ग वाली शूटिंग जो होती है कि पृथ्वी पर ऐसे लगेगा कि
बादल पृथ्वी पर ही बना दिए हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें उसमें लगती हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जब इन मैग्मा में से लावा जो होता है, जो जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड या एक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब गैसें जो होती हैं तीव्र गति से ऊपर निकलती हैं, तो ये एक प्रकार से जो तरल पदार्थ होता है जो बचता कुचता है वो एक प्रकार से बहने लगता है और बहुत ही गर्म होता है, तो बहने लगता है और वो बह करके क्या बनता है, एक पर्वत का निर्माण करता है, ठीक है, जिसको हम शंकु आकार का पर्वत बनाता, तो ज्वालामुखी शंकु बनता है, ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार के दौरान। क्लियर? तो ये हो गया ज्वालामुखी की क्रिया के कुछ उद्गार के बारे में कुछ मैंने बताया। लेकिन होता क्या है, इसका कारण क्या होता है, जब तापमान अधिक हो जाता है पृथ्वी के अंदर तो चट्टानें जो होती है, अंदर की जो चीजें होती है वो पिघलना प्रारंभ कर देती है, और जब वो पिघल जाती हैं तो पिघली हुई चट्टानें एकदम से गरम हो जाती, बहुत ज़्यादा हीट होती हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि पृथ्वी पर जहाँ जहाँ महासागर हैं या एक प्रकार से बड़े बड़े जल स्रोत हैं, ठीक है, या नदियाँ हैं बहुत ऐसी से, अमेजन जैसी नदियाँ जो हैं, वो नदियां जब होती हैं तो उन नदियों में क्या होता है, एक प्रकार से जल का वजन बहुत ज़्यादा होता है, और जब जल का वजन बहुत ज़्यादा होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर दरारें पड़ने लगती हैं जल के अंदर, और वो दरारें जो होती हैं उसी से एक प्रकार से जो पानी होता है वो अंदर जाने लगता है, और जब वो पानी एक प्रकार से खूब अंदर जाता है तो वही जलवाष्प बन जाता है। चूंकि पृथ्वी के अंदर आप देखते हैं गर्मी बहुत ज़्यादा है, पृथ्वी अभी भी दहकती हुई है अंदर से, ठीक है, तो पृथ्वी के अंदर चूंकि गर्मी है, और पृथ्वी में जब बहुत ज़्यादा गहराई में आप देखते हैं जैसे प्रशांत महासागर वगैरह में बहुत ज्यादा गहराई में चूंकि पानी का भी वजन होता है तो पृथ्वी पर दबाव डालती है, और दबाव के परिणाम स्वरूप क्या होता है, पृथ्वी के अंदर जो है समुद्र के नीचे वाले जो तट होता है, मतलब अंदर वाला तट जो होता है जिसको आप तलछट या एक प्रकार से जो क्या बोलते हैं निमग्न तट, ये सब, तो उसके अंदर में एक प्रकार से दरारें पड़ जाती खूब चौड़ी चौड़ी, जिसको आप चंद्र फाटना भी बोलते हैं, तो दरारें पड़ जाती तो उसमें फट जाती पृथ्वी अंदर, तो उसी में पानी चला जाता है। तो जब पानी अंदर जाता है मेरे भाई तो क्या होता है, वो पानी जब एक प्रकार से यहाँ तक पहुँचता है, इस स्थिति में या आगे पहुँचता है, यहीं पर पहुँचता है, पृथ्वी के अंदर आंतरिक भागों में जाता है, तो वो पानी जो होता है जब गर्म हो जाता है तो जलवाष्प बन जाता है। जैसे कि आप कुकर में खाना पकाते हो, जलवाष्प की मदद से ही खाना पकता है, तो जब अंदर जाता है गर्म चीजें उसको मिलती है तो पानी खूब ज्यादा हीट हो जाता है, खूब ज्यादा गर्म हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो गैस बना लेती है, जलवाष्प बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, क्योंकि वहां पर कार्बन पहले से मौजूद है, और H2O यानी कि पानी ऊपर से गया है अंदर, ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, गैसें तमाम सारी बन जाती हैं, और गैसें चूंकि हल्की होती है तो ऊपर उठने का काम करती है, तो लगातार गैसें जो होती हैं पृथ्वी की चट्टानों पर बाद में टक्कर मारती हैं, ऐसे ऐसे तमाम टक्कर मारती हैं। गैसें चूंकि ऊपर हैं, खूब भारी मात्रा में गैसें हो जाती हैं। चूंकि ये ऊपर क्यों उठता है, इसलिए उठता है चूंकि गैसें जो होती हैं ऊपर उठने का लगातार प्रयास करती हैं, और जब गैसें जो होती हैं ऊपर उठने का लगातार प्रयास कर रही होती हैं, बहुत सारी गैसें हो जाती हैं, बहुत सारे धूल के कण, बहुत सारे एक प्रकार से छोटे बड़े कण होते हैं, जैसे कि यहाँ से निकलने वाले तत्वों में ज्वालामुखी से खास करके विखंडित पदार्थ होते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिसको लैपली कहते हैं, और जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उनको बम्ब कहते हैं। जलवाष्प के साथ CO2, N2, SO2, मैग्मा, ये सब एक प्रकार से इकट्ठे होते हैं, और ये सब ऊपर उठने का ही काम करते हैं, और लगातार जब ऊपर उठने का प्रयास करते हैं और थोड़ा दरार जो पड़ रही होती है उसी दरार से निकलने का प्रयास करते हैं, और एक बैग जाकर के दरारों से रास्ता निकलता रहता है, एक बैग जाकर के ग्राम से विस्फोट होता है, ज्वालामुखी बन जाती है, ठीक है। लेकिन इसी दौरान क्या होता है, इसी दौरान एक प्रकार से तमाम सारी चट्टान, मतलब कि जैसे मान लेते हैं अब यहाँ की चट्टानें मान लेते हैं मोटी थी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ की चट्टानी मोटी थी, निकलने का प्रयास ज्वालामुखी और ये गैसें इधर से भी कर रही हैं, इधर से भी कर रही हैं, लेकिन यहाँ की जो है गैसें जो है चट्टानें जो है वो एक प्रकार से बहुत ही कठोर है। अब ऐसी स्थिति में ये ठोस बेसाल्ट है, और ठोस बेसाल्ट को ये तरल बेसाल्ट या द्रवित बेसाल्ट जो है वो काट नहीं पा रहा है, इसी बीच के रास्ता से दरार से जो है ये ऊपर उठ रहा है, ठीक है, इधर से नहीं उठ रहा है। कुछ चीज़ें जो होती हैं, कुछ मैग्मा जो होता है इधर से निकल रहा है, वो मैग्मा इधर से निकलने के बाद में क्या करता है, इस प्रकार की कुछ आकृति बना लेता है, या इस प्रकार की आकृति बना लेता है अंदर ही अंदर। तो पृथ्वी की आंतरिक स्थलाकृतियां वहां पर निर्माण होती हैं, जैसे सिल हो गई, डाइक हो गई, लैकोलिथ हो गई, बैकोलिथ हो गई, ठीक है, ये सब का निर्माण होता है, अभी हम चर्चा करेंगे। अब जब ये ज्वालामुखी बाहर निकलती है भैया इस रास्ते से खूब तीव्र गति से, खूब ज्यादा एक प्रकार से मैग्मा, जलवाष्प और ये सब गैसें खूब वेग से निकलती, तो यहाँ पर गड़ाम से विस्फोट होता है, और विस्फोट के दौरान क्या होता है, ये शंकु टाइप का ये बन गया, तो ये शंकु टाइप का, चूंकि ज्वालामुखी का जो लावा होता है, मैग्मा होता है, फैलता है इसी पर, तो वो लावा बन जाता है, तो लावा एक प्रकार से इसे फैलता है तो एक पहाड़ का निर्माण हो जाता है उससे, उसी मैग्मा से, ठीक है, क्या हो जाता है, उसी मैग्मा जब वो लावा रूप धारण करता है तो उससे क्या बन जाता है, उससे एक प्रकार से पहाड़ बन जाता है। और ज्वालामुखी एक बार क्रिया हुई, फिर कुछ दिनों के तक शांत रही, फिर हो गई, फिर हुई, फिर शांत हुई, तो इस प्रकार से ये एक प्रकार से परत दर परत इस पर बनती गई और चट्टानें बनती जाती हैं, ठीक है। तो
तो ये चट्टान होती है, यहाँ से एक प्रकार से ये निकल रहा है जलवाष्प है, ये लावा जो होता है फैल जाता है, जलवाष्प और गैसें ऊपर की ओर निकल जाती हैं, राख और निक्षेप भी नीचे की ओर फैल जाते हैं। ये लावा निक्षेप है, इसके कारण से क्या होता है बड़े बड़े ऊंचे पठार बनते चले जाते हैं और एक प्रकार से एक लेयर दर लेयर जो है बनते चले जाते हैं। क्लियर। अब इसी में जिस छेद से यहाँ से ज्वालामुखी निकला है, मतलब जब शुरुआत में निकलता है तो छोटा होता है तो उसको बोलते हैं क्रेटर। ठीक है, क्रेटर जो होता है, जिस छेद से ज्वालामुखी का उद्गार हुआ उसको बोलते हैं क्रेटर। लेकिन जब एक ही छेद से लगभग कम से कम 15-20 बार या और ज़्यादा कम से कम जो है 100 से अधिक बार जो है एक प्रकार से ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, कई बार होता है, तो यही छेद जो होता है बहुत बड़ा हो जाता है। यही छेद जब बहुत बड़ा हो जाता है तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं भैया कालडेरा, इसी को बोलते हैं कालडेरा या कराह। ठीक है, तो अभी उसको भी हम बताएंगे। तो क्रेटर, अच्छा क्रेटर जब एक गड्ढा हो जाता है, मान लेते एक बार ज्वालामुखी क्रिया हुई और ज्वालामुखी उद्गार हुआ और ऊपर से एक प्रकार से ऐसे बन गया, मतलब मान लेते हैं ये ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा एक गड्ढा बना और एक प्रकार ज्वालामुखी निकली एक बार और यहाँ से ऐसे फैल गया ये। ठीक है, ये ज्वालामुखी हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ये फैल गई ज्वालामुखी। क्लियर, समझ में आई। अब यहाँ पर एक गड्ढा बना रहेगा, अब बारिश हुई, ज्वालामुखी फिर निकला नहीं, बारिश हुई तो इसमें क्या भर जाएगा भैया, इसमें भर गया पानी। अब जब इसमें पानी भर गया तो क्या हो गया, ये एक प्रकार से एक झील हो जाती, क्योंकि जब एक प्रकार से पानी एक प्रकार से ठहरा हुआ पानी होता है, रुका हुआ पानी, तो उसको क्या बोलते हैं, झील बोलते हैं। तो इस प्रकार की झीलें जो क्रेटर में पानी भरने से होती है उसको बोलते हैं क्रेटर झील। क्या बोलते हैं, क्रेटर झील बोलते हैं। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में कई प्रश्न ऐसे पूछते हैं। लेकिन जब क्या होता है, यही पानी जो होता है कई बार जो है विस्फोट हुआ और वो छेद बड़ा हो गया, बहुत बड़ा एक प्रकार से आकार ऐसे ले लिया, तो एक प्रकार से जब वो बहुत बड़ा आकार ले लेता है और ऐसी स्थिति में वहां पर पानी भर जाता है तो उसको बोलते हैं कालडेरा झील। ठीक है, या कड़ाह झील। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये कई सारी चीज़ें आपको जानने योग्य थी जो मैंने आपको बताई। तो क्लियर हो गई बातें यहाँ तक। तो ज्वालामुखी जो है जो क्रिया होती है आपने समझ लिया कि भाई किस तरीके से अंदर से बाहर आती है। ठीक है, ये है भूपटल, यहाँ से एक प्रकार से विस्फोट होता है और ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जो लावा ऊपर निकलता है, जब वो लावा सूख जाता है और एक प्रकार से वो ठंडा हो जाता है लावा, तो उसके द्वारा जो एक प्रकार से बहुत दूर तक चूंकि फैलता है लावा। ठीक है, यहाँ पर तो क्या एक प्रकार शंकु का निर्माण हुआ, लेकिन बहुत सारे ज्वालामुखी में क्या होता है, शंकु का निर्माण के साथ साथ क्या होता है, लावा एक प्रकार से फैल जाता है पैरेलल, तो एक प्रकार समतल पठार का निर्माण भी हो जाता है और बहुत स्थानों पर मैदानों का भी निर्माण हो, जैसे दक्षिण भारत के जितने भी क्षेत्र आपको दिख रहे हैं वो सब ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा ही बने। जैसे काली मिट्टी का जो क्षेत्र मिलेगा आपको, वो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा ही एक प्रकार से मिलता है, मतलब ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा ही जो लावा होता है उसी लावा से बनता है ज्वालामुखी क्रिया। ठीक है, मतलब जो काली मिट्टी का इलाका होता है। तो अभी समझेंगे, तो बाहरी स्थलाकृतियाँ भी बनेगी और आंतरिक स्थलाकृतियाँ भी बनेंगी, उनको भी समझेंगे। आइए सबसे पहले जान लेते हैं विद्वानों ने क्या कहा ज्वालामुखी के बारे में। देखिए, सबसे पहले विद्वान आते हैं मेरे भाई, उनका नाम है, और भी विद्वान आते हैं, हालांकि वारेस्टर महोदय कहते हैं, वारचेस्टर महोदय कहते हैं कि ज्वालामुखी जो है प्रायः एक गोल या लगभग गोलाकार छिद्र होता है, गोल या फिर गोलाकार छिद्र होता है, एक छेद होता है गोलाकार, और अथवा खुला हुआ भाग होता है, गोल खुला हुआ भाग होता है, जिससे होकर क्या होता है, जिससे होकर पृथ्वी के अत्यंत तप्त भूभाग, अत्यंत तप्त मतलब बहुत ज़्यादा गर्म जो भूगर्भ है, भूगर्भ मतलब कि एक प्रकार से अंदर ये पृथ्वी का सतह है और इसके अंदर आप जाएंगे तो यहाँ से एक प्रकार से द्रवित बेसाल्ट जो होता है यहीं पर एक प्रकार से द्रव के रूप में विद्यमान रहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि अत्यंत तप्त भूभाग मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्म जो भूभाग होता है, भूगर्भ होता है अंदर, उसी भूगर्भ से तमाम सारी गैसें होती, वहाँ पर जल चूंकि चला जाता है, मैंने बताया था किस तरीके से जाता है। ठीक है, तरल पदार्थ बहुत सारे होते हैं, तरल लावा होता है और इसके अलावा तमाम सारे चट्टानों के टुकड़े होते हैं, वही सारे टुकड़े जो होते हैं एक प्रकार से भूगर्भ से गैस, जल, तरल लावा मतलब कि तरल लावा, चट्टानों के टुकड़े, इन सभी से युक्त जो होता है गर्म पदार्थ जो होता है, जो मैग्मा खास करके संयुक्त रूप में कहा जाता है, वो पृथ्वी के धरातल पर प्रकट होता है, पृथ्वी के धरातल पर एक प्रकार से निकलता है या प्रकट होता है, तो उसी को बोलते हैं ज्वालामुखी। ठीक है, ये बताया किसने, वारचेस्टर महोदय ने, और बड़ी जबरदस्त परिभाषा है कि ज्वालामुखी प्रायः एक गोल या फिर लगभग गोलाकार छिद्र अथवा खुला भाग होता है, जिससे होकर पृथ्वी के अत्यंत तप्त भूगर्भ से गैस, जल, तरल लावा तथा चट्टानों के टुकड़े से युक्त गर्म पदार्थ जो होता है पृथ्वी के धरातल पर प्रकट होता है या बाहर निकलता है। सिंपल सी परिभाषा, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं, समझ में आ गई होगी आपके। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला जो अगले विद्वान है आपके वोलरिज और मॉर्गन।
वोलरिज और मॉर्गन कहते हैं कि ज्वालामुखी क्रिया जो होती है इसके अंतर्गत वह संपूर्ण क्रिया आ जाती है जिनके माध्यम से क्या होता है, भूगर्भ से, भूगर्भ मतलब जो पृथ्वी का अंदर है ये, ठीक है, तो पृथ्वी के अंदर के स्थान से या भूगर्भ से जो मैग्मा होता है, मैग्मा मतलब कि लावा और जो गैसों का मिला रूप या गर्म जो चीज़ें होती है, मतलब कि लावा जो पृथ्वी के अंदर है, तरल पदार्थ जो तरल बेसाल्ट है, और इसमें तमाम प्रकार के जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड से लेकर के SO2 और जलवाष्प गैसें मिली हुई होती हैं, तो उसको बोलते हैं मैग्मा संयुक्त रूप से। तो मैग्मा जो होता है भूतल की ओर आता है, भूतल मतलब कि ऊपर, भूतल मतलब क्या होता है, ये पृथ्वी का तल है और ये अंदर वाला भाग है। अब इसको एक प्रकार से मान लेते हैं ये पृथ्वी का, ये देखिए ये पृथ्वी का तल है, ठीक है, ये है ऊपरी भाग और ये है आंतरिक भाग। तो यहीं से यहाँ से लगभग आता है, यहीं से, ठीक है, इतने ऊपर से, अंदर से नहीं, बहुत अंदर से नहीं आता, बहुत ही ऊपर से ही आ जाता है, और यहीं पर इतना तापमान होता है कि इस चट्टाने पिघल जाती हैं। तो ये होता है आपका भूगर्भ, ठीक है, इसको बोलेंगे भूगर्भ और इसको बोलेंगे भूतल, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो यहीं से एक प्रकार से वो बाहर उठता है। तो यही बात बता रहे हैं वोलरिज और मॉर्गन कि ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत वह संपूर्ण क्रिया आ जाती है जिनके माध्यम से भूगर्भ से मैग्मा जो होता है वो भूतल की ओर आता है अथवा धरातल पर बहा दिया जाता है। समझ रहे हैं ना, क्या होता है, मैग्मा भूतल की ओर आता है अथवा धरातल पर बहा दिया जाता है, वो होती है ज्वालामुखी क्रिया, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ज्वालामुखी क्रिया में क्या चीज़ें बाहर निकलती हैं, क्या चीज़ें बाहर निकलती हैं, तो ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ, इसमें सबसे पहली बात तो जलवाष्प होता है और गैसें होती हैं। इसमें खास करके जलवाष्प में और गैसे में खास करके CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड, N2 मतलब कि नाइट्रोजन गैस, SO2 मतलब होता है सल्फर डाइऑक्साइड, और इसके अलावा जो दूसरा निकलता है मैग्मा जो होता है और उसी को लावा बोलते हैं जब वो बाहर निकल जाता है, ठीक है, तो मैग्मा भी निकलता है। और इसके अलावा मैग्मा के साथ ही साथ कुछ विखंडित पदार्थ भी इसके साथ बाहर आते हैं, जैसे छोटे छोटे कुछ टुकड़े होते चट्टानों के, वो बाहर आते हैं जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में लेपली भी कहा जाता है भूगोल की भाषा में। और कुछ बड़े बड़े चट्टान के टुकड़े भी एक प्रकार से विस्फोट के दौरान बाहर निकल आते हैं, उन बड़े बड़े टुकड़ों को हम लोग बम्ब के नाम से जानते हैं ज्योग्राफी की भाषा में, ठीक है। तो लेपली क्या है, लेपली जब ज्वालामुखी क्रिया के दौरान एक प्रकार से चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं, ठीक है, धूल कण से लेकर के छोटे बड़े टुकड़े चट्टान के सब बाहर आते हैं ज्वालामुखी क्रिया के दौरान। तो ऐसी स्थिति में जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको लेपली बोला जाता है, और जो बड़े बड़े टुकड़े बाहर निकलते हैं उनको बम्ब बोला जाता है। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बन सकता है। तो ये हो गया एक प्रकार से ज्वालामुखी क्रिया के बारे में कुछ बातें जो मैंने आपको बताई। इसके बाद में हम समझेंगे ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती है। ज्वालामुखी बेसिकली कई प्रकार की होती है, लेकिन मुख्य रूप से हम दो प्रकार की ज्वालामुखी को यहाँ पर बताएंगे आपको। सबसे मतलब कि दो टाइप, मतलब कि दो तरीके से इसको हम बांट सकते हैं। एक तो पहला उद्गार के स्वभाव के आधार पर कि भाई उद्गार का स्वभाव कैसा होता है, उसके आधार पर हम ज्वालामुखी को बांटेंगे, और एक उद्गार की अवधि यानी उद्गार कितने समय से हुआ है कितने समय पर नहीं हुआ है उसके आधार पर। तो उद्गार के स्वभाव के आधार पर अगर देखें तो उद्गार के स्वभाव के आधार पर जो ज्वालामुखी होती है एक प्रकार से उसकी अगर बात की जाए, उद्गार के स्वभाव के आधार पर, किसके आधार पर भैया, उद्गार के स्वभाव के आधार पर अगर बात करें तो कितने भागों में बांटी गई है भाई, उद्गार के स्वभाव के आधार पर आप देखिएगा, यहीं पर देखें, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे, फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। उद्गार के स्वभाव के आधार पर देखिए, पहला जो टाइप है वो है केंद्रीय उद्गार वाले। केंद्रीय उद्गार वाले मतलब कि केंद्रीय उद्गार वाले, और दूसरा है आपका, दूसरा कौन सा होगा आपका, दूसरा है दरारी उद्गार। एक होता है केंद्रीय उद्गार जो प्रकार से केंद्र से निकलता है, और एक दरारी उद्गार दरारों के माध्यम से बाहर निकलती ज्वालामुखी। तो जो केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी होते हैं वो तीव्र गति से बाहर निकलते हैं, बहुत तेज होते हैं, ठीक है। तो खास करके जो केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी होते हैं उनका एक प्रकार से एक केंद्रीय छिद्र होता है या मुख होता है, और इसमें गैस, लावा और विखंडित पदार्थ जो होते हैं बहुत ही तीव्र गति के साथ बाहर निकलते हैं। इसके चारों ओर गुंबद या शंकु के रूप में जम जाते हैं, जैसा मैंने वहां पर बताया। तो एक केंद्रीय रूप में बाहर निकल रहा है यहाँ से, अब देखिए एक केंद्र यानी एक केंद्र है, यहीं से एक प्रकार से बहुत अधिक मात्रा में मैग्मा जो है और जलवाष्प जो है, जो गैसें हैं और जो एक प्रकार से विखंडित पदार्थ हैं वो तीव्र गति से बाहर निकलते। तो एक प्रकार से शंकु अंकु का निर्माण होता है ऊपर, ठीक है, और एक छेद से निकलता, तो एक केंद्रीय यहाँ से केंद्र से निकलता है। लेकिन कुछ दरार, बहुत सारी दरारें यहाँ पर पड़ी हैं, उन दरारों के माध्यम से जब एक प्रकार से बाहर निकलता है इधर से छोटा छोटा एक प्रकार से छिद्र से, तो वो होते हैं एक प्रकार से
कौन से, वो दरारी उद्गार होते हैं। और दरारी उद्गार में खास करके कोलंबिया का पठार हो गया और प्रायद्वीप भारत का जो पठार हो गया, ये सब एक प्रकार जो पठार का निर्माण होता है। देखिए पहाड़ का निर्माण होगा जब ज्वालामुखी उद्गार केंद्रीय एक प्रकार से द्वारा होगा, यानी कि केंद्रीय उद्गार वाले जो ज्वालामुखी होंगे उन्हीं से एक प्रकार से गुंबद बनेगा। गुंबद इसमें नहीं बनता, इसमें पठार और मैदान बनते हैं। किससे? दरारी उद्गार से क्या बनते हैं? दरारी उद्गार जो होता है इससे एक प्रकार जैसे कोलंबिया का जो पठार बना है दरारी उद्गार टाइप के ज्वालामुखी के द्वारा बना है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो प्रायद्वीप भारत है, यानी जो भारत का जो दक्षिणी इलाका है, दक्षिणी भाग जो भारत का है, प्रायद्वीप माने होता है ऐसा इलाका जो कि तीन तरफ से जल से घिरा होता है, उसको हम प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है, तीन तरफ से जो एरिया जल से घिरी होती है उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। तो भारत का एक प्रकार से दक्षिणी भाग है वो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये एक तरफ एक प्रकार से भारत में इधर क्या है, इधर है आपकी बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल। ठीक है, इधर है आपका अरब सागर और इधर है हिंद महासागर। तो तीन तरफ से जल से घिरा, इसीलिए इसको प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। यहाँ पर आपको लावा बहुत, यहाँ पर ज्वालामुखी से चट्टाने मतलब ज्वालामुखी के द्वारा पठार बना है जो दक्षिण भारत का पठार है। ठीक है, और यही इसीलिए यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। क्लियर, काली मिट्टी जो होती है कपास उत्पादन के लिए बड़ी फेमस होती है, अच्छी होती है। तो जो दरारी उद्गार टाइप के हैं वो प्रायद्वीपीय भारत का जो एक प्रकार से उद्गार हुआ है वो प्रायद्वीपीय पठार हो गया और कोलंबिया का पठार, ये दरारी उद्गार टाइप के ज्वालामुखी है। अच्छा, केंद्रीय उद्गार वाले जो ज्वालामुखी होते हैं बड़े तीव्र होते हैं, बहुत तेज गति से निकलते हैं। इसमें कई प्रकार के ज्वालामुखी हैं, जैसे कि का है हवाई तुल्य ज्वालामुखी। हवाई तुल्य ज्वालामुखी की अगर बात की जाए तो ये एक प्रकार से विखंडित पदार्थों की कमी, आकाश में लावा पिंडों का कैस, राशि की तरह इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं जो विशेषकर हवाई द्वीप के ज्वालामुखी में पाई जाने वाली होती है। तो ये हवाई द्वीप में एक प्रकार से उत्पन्न होती है, इसीलिए इसको हवाई टाइप का ज्वालामुखी बोलते हैं या हवाई तुल्य ज्वालामुखी बोलते हैं। दूसरा टाइप का जो केंद्रीय ज्वालामुखी होता है या केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी होते हैं उसमें होता है स्टाम्बोलियन ज्वालामुखी। स्टाम्बोलियन तुल्य ज्वालामुखी की अगर बात की जाए तो हवाई तुल्य की अपेक्षा जो होता है ज़्यादा तेज होता है। स्टाम्बोलिक ज्वालामुखी है। स्टाम्बोली ज्वालामुखी कहाँ पर है भैया? स्टाम्बोली ज्वालामुखी जो है भूमध्य सागर में है और सिसिली द्वीप पर, भूमध्य सागर में सिसिली द्वीप पर जो है स्टाम्बोली ज्वालामुखी है। और स्टाम्बोली ज्वालामुखी की बात की जाए तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसको कहा जाता है, क्योंकि ये हमेशा उद्गार होता रहता है यहाँ पर। तो एक प्रकार से स्टाम्बोली ज्वालामुखी, इसीलिए अभी हम और चर्चा करेंगे कि स्टाम्बोली ज्वालामुखी एक टाइप की जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी की श्रेणी में भी आती है। लेकिन अभी हम समझेंगे स्टाम्बोलियन ज्वालामुखी मतलब क्या होता है कि जो जिसका केंद्र से उद्गार तो हो ही रहा है, केंद्र से उद्गार हो रहा है और साथ ही साथ ये हमेशा एक प्रकार से जलती रहती है और तीव्र गति से एक प्रकार से उद्गार होता है। सारी चीज़ें आप जान लीजिए। ठीक है, तो भूमध्य सागर के में सिसिली द्वीप पर ये स्थित है और इसका उद्गार जो होता है लावा लगातार होता रहता है, फिर थोड़ा थोड़ा रुक रुक करके होता है लेकिन बहुत तीव्र गति से होता है। और तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है वोल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी। वोल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी की बात की जाए तो भूमध्य सागर में स्थित है एक लिपारी द्वीप समूह, उसी में वोल्केनो नामक ज्वालामुखी के आधार पर इसका नामकरण किया गया है। और गाढ़ और चिपचिपा लावा इससे निकलता है। सभी प्रकार के विखंडित पदार्थ जो होते हैं ये फूल गोभी की तरह निकलते हैं और भयंकर विस्फोट के साथ आकाश में काला धुआं जो है छा जाता है वोल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी में। और एक फूल गोभी की भांति एक प्रकार जैसे ज्वालामुखी निकला तो एक प्रकार से कुछ इस प्रकार से पूरा धुंध छा जाती है, ऐसे निकलता ज्वालामुखी, मतलब एक प्रकार से ऐसे। ठीक है, एक धुआं टाइप का और एक इस प्रकार से ज्वालामुखी मतलब ऐसे। ठीक है, समझ रहे हैं? मतलब जब निकलता है तो एक फव्वारा, एक धुआं, पूरा काला काला धुआं छा जाता है पूरा गैसों का। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो एक प्रकार से ज्वालामुखी होती है, भयंकर विस्फोट होता है, फूल गोभी की भांति जो है ये ऊपर निकलते हैं इसमें गैसें वगैरह। और जो अगला ज्वालामुखी है वो होता है आपका वेसुवियस टाइप का ज्वालामुखी। वेसुवियस टाइप के ज्वालामुखी की अगर बात करें तो वेसुवियस टाइप का जो ज्वालामुखी होता है ये एक प्रकार से वेसुवियस तुल्य ज्वालामुखी जो होते हैं ये भयंकर विस्फोट से गैसों के साथ लावा तथा अन्य पदार्थों का आकाश में काफ़ी ऊंचाई तक लाते हैं। और ज्वालामुखी की प्रमुख विशेषताएं इनमें खास करके ये हैं कि ये बहुत ही ऊंचा उठ जाता है वेसुवियस ज्वालामुखी। वेसुवियस ज्वालामुखी जो होता है खास करके ये प्रसुप्त ज्वालामुखी का भी एक उदाहरण है वेसुवियस ज्वालामुखी। और वेसुवियस ज्वालामुखी की बात की जाए तो इससे क्या होता है, इसे एक प्रकार से वेसुवियस, चूंकि इस प्रकार का उद्भेदन जो है वेसुवियस एक स्थान है वहाँ पर हुआ था, इसीलिए इसको वेसुवियस तुल्य ज्वालामुखी बोलते हैं। और जो आपका पांचवा तुल्य ज्वालामुखी मतलब केंद्रीय उद्गार में होता है वो पिलियन तुल्य ज्वालामुखी होता है। पिलियन तुल्य ज्वालामुखी की बात की जाए तो सबसे अधिक विनाशकारी होता है ये पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। तो आपसे पूछेगा सबसे जो है
सबसे अधिक विनाशकारी कौन होता है? तो पिलियन तुल्य ज्वालामुखी जो होता है वो सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी होता है। इसमें भयंकर विस्फोट होता है, लावा गाढ़ा होता है और चिपचिपा होता है, और इस कारण से ज्वालामुखी नली में जम जाता है, जिससे उद्गार जो होता है और तीव्रता से होता है। कभी कभी क्या होता है, लावा जो होता है कभी कभी जब लाइनों में रुक जाता है तो नीचे से प्रेशर पड़ता है और एक प्रकार से थोड़ा सा यहाँ पर मान लेते रुक जाए, चूंकि गाढ़ा और चिपचिपा होता है तो यहाँ पर रुका हुआ है और लगातार यहाँ पर प्रेशर पड़ रहा है नीचे से एक बार ग्राम से, जब नीचे से लगातार प्रेशर पड़ता रहेगा तो एक बार ग्राम से आकर के बाहर वो विस्फोट हो जाएगा। तो इसीलिए इसको बहुत भयंकर विनाशकारी। अच्छा, इसके विस्फोट से, पिलियन तुल्य ज्वालामुखी के विस्फोट से क्या होता है, वो एरिया मतलब जो जिस एरिया में होता है उस एरिया से के अधिकतर सटे हुए जो भाग होते हैं वो हिलने लगते हैं, एक प्रकार से भूखंड हिलने लगते हैं, यानी कि भूकंप की एक प्रकार चीज़ें भी यहीं से होती हैं। ज्वालामुखी के कारण भूकंप भी आते हैं, बात भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब विस्फोट होता है तो पृथ्वी एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ मात्रा में हिलने लगती है। क्लियर? तो ये हो गए एक प्रकार से ज्वालामुखी के प्रकार। इसके अलावा दूसरा जो होता है दरारी उद्गार होता है। दरारी उद्गार वाले यानी दरारों के माध्यम से उद्गार होता है। इसमें दरारी उद्गार में क्या होता है, लावा एक केंद्रीय छिद्र से नहीं निकलता है, इसमें दरारों के माध्यम से निकलता है और बहुत ही शांतिपूर्वक निकलता है, धीरे धीरे निकलता है, उसमें ज़्यादा विस्फोटक नहीं होता, ज़्यादा हानिकारक भी नहीं होता है। और इसमें खास करके संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबिया का पठार है वो, और प्रायद्वीपीय भारत जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक प्रकार से ये हो गया आपका दूसरा। अब जो है दूसरे टाइप का जो ज्वालामुखी उद्गार होता है वो होता है, मतलब हम उसको ज्वालामुखी को बांट सकते हैं, वो है उद्गार की अवधि के आधार पर। उद्गार की अवधि मतलब क्या होता है, उद्गार के समय के आधार पर। जैसे कि देखिए, पहला जो है जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी। जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी की बात की जाए तो जागृत ज्वालामुखी जो होता है निरंतर इसमें उद्गार होता रहता है और ज्वालामुखी हमेशा सक्रिय रहता है, मतलब या तो रुक रुक करके थोड़े थोड़े देर में होता है, लेकिन लगातार होता रहता है कहीं ना कहीं पे। तो ये होता है एक प्रकार जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी, जिसमें एक प्रकार से निरंतर उद्गार होता रहता है। इस प्रकार का ज्वालामुखी एक तो एटन ज्वालामुखी और एक है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को प्रकाश स्तंभ कहा जाता है भूमध्य सागर का, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरे टाइप का जो ज्वालामुखी इसको बोलते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त या सुसुप्त एक ही बात है, चाहे आप प्रसुप्त ज्वालामुखी बोलो चाहे आप सुसुप्त ज्वालामुखी बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी जो होता है इसकी बात की जाए तो इसमें वेसुवियस ज्वालामुखी और इसके अलावा क्राकाटाओ ज्वालामुखी ये फेमस है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये ज्वालामुखी जो है खास करके बड़े फेमस हैं। इसके अलावा बात की, इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के ज्वालामुखी एक बार उद्गार के बाद में कुछ समय तक शांत रहते हैं, सदियों तक लगभग शांत रहते हैं, और उसके बाद में फिर से फूटने की आशा बनी रहती है, या कब फूट सकते हैं ये एक प्रकार से चीजें बनी रहती है, मतलब कि कब फूट जाए इसका कोई पता भी नहीं होता है। और एक प्रकार से इसमें एक आध बार विस्फोट हो चुका है और सदियों से विस्फोट अभी नहीं हुआ है, विस्फोट हो सकता है, इसीलिए इसको प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी बोलते हैं। खास करके इसमें वेसुवियस का नाम आता है और क्राकाटोआ का नाम आता है, बड़ा फेमस ज्वालामुखी है सब। शांत ज्वालामुखी तीसरा होता है। शांत ज्वालामुखी है जिसको आप मृत ज्वालामुखी भी कहते हैं, ठीक है, इसी को मृत ज्वालामुखी भी कहा जाता है। इसकी बात की है तो जैसे ईरान का कोह सुल्तान ज्वालामुखी हो गया, वर्मा का पोपा ज्वालामुखी हो गया, इसके अलावा किलिमंजारो ज्वालामुखी हो गया, ये सब ज्वालामुखी जो है शांत ज्वालामुखी की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। इस प्रकार के ज्वालामुखी एक बार उद्गार होने के बाद में हमेशा के लिए शांत हो जाते हैं, फिर दोबारा यहाँ पर उद्गार नहीं होता है। तो इस प्रकार के ज्वालामुखी शांत ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी कहलाते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला जो आपका वो है वो आ गया भाई कि ज्वालामुखी क्रिया से बनी कुछ भू स्थलाकृतियाँ होती हैं। ज्वालामुखी जब क्रिया होती है तो उसके द्वारा भू आकृतियाँ कई सारी बन जाती हैं। अब उस भू आकृति ज्वालामुखी में आप देखते हैं कई सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं क्या क्या बनता है भाई, उसमें कई सारी चीज़ें बनती हैं। आप देखते हैं उसमें जैसे कि बाह्य भू आकृतियाँ कुछ बाहरी ज्वालामुखी से क्या होती हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया मैंने कि जो ऊपर निकल करके ज्वाला से निकल करके बनेगी, जैसे कि यहाँ पर बन गया क्या, एक प्रकार शंकु बन गया तो ये बनेगा शंकु बनेगा। इसके अलावा अच्छा इससे मैदान बन गया तो मैदान बन जाएगा, ठीक है, पठार बना तो पठार बन जाएगा। इस प्रकार से जब ऊपर ये क्रेटर बन गया, काल्डेरा बन गया, तो ये सब बाह्य भू आकृतियों के द्वारा बनते हैं। लेकिन कुछ ऐसी स्थलाकृतियाँ होती हैं जो कि लावा जो मैग्मा होता है बाहर निकल ही नहीं पाता भूतल पर, और अंदर ही अंदर पृथ्वी के गर्भ में ही एक प्रकार से तमाम प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण कर देते हैं, ठीक है, लावा के मतलब मैग्मा के जम जाने से। तो वो एक प्रकार से आंतरिक स्थलाकृतियाँ हैं। तो ज्वालामुखी क्रिया से बनी जो भू आकृतियाँ इसको दो भागों में बांटते हैं, एक बाह्य भू स्थला मतलब कि बाह्य भू आकृतियाँ और एक बांटते हैं हम आंतरिक भू आकृतियाँ। तो बाह्य भू आकृतियों की बात की जाए तो बाह्य भू आकृतियों में खास करके आप देखते हैं ज्वालामुखी शंकु सबसे इंपॉर्टेंट है। ज्वालामुखी शंकु की अगर हम बात करें
तो ज्वालामुखी शंकु जो होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और ज्वालामुखी शंकु विशेष करके अधिकतर ज्वालामुखी में आपको जो केंद्रीय टाइप की ज्वालामुखी होते हैं इसमें शंकु का निर्माण होता है, ठीक है। अब शंकु भी कई प्रकार का होता है। ज्वालामुखी शंकु खास करके क्या होता है, शंकु के आकार का होता है। ये देखिए शंकु कैसे बनता है, कोन जो बनता है ऐसे तो बनता है, एक शंकु का निर्माण ऐसे होता है, ठीक है, शंकु ऐसे बनता है। तो ये ज्वालामुखी एक प्रकार शंकु की भांति होता है, इसीलिए इसको शंकु बोलते हैं। तो ज्वालामुखी जो होता है एक प्रकार से, तो ज्वालामुखी के उद्गार से ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और अम्लीय लावा शंकु एक होता है, ठीक है। ज्वालामुखी शंकु भी कई प्रकार का होता है, एक अम्लीय लावा शंकु होता है, एक पैठिक लावा शंकु होता है, एक मिश्रित शंकु होता है, एक सिंडर या राख शंकु होता है। तो इस प्रकार से एक पाराश्रित शंकु होता है और एक गुंबदाकार शंकु होता है, गुंबद के आकार का, ठीक है। इस प्रकार से शंकुओं के कई प्रकार हैं। ज़्यादा डीप में अगर आप पढ़ेंगे तो ये यूपीएससी लेवल का हो जाएगा। इतना ही जाने कि भाई ज्वालामुखी शंकु जो होता है शंकु के आकार का होता है, ये स्थलाकृति जो है यही स्थलाकृति होती है, क्लियर। अब इसकी कई प्रकार, कभी कभी शंकु बड़ा हो जाता है, कभी छोटा होता है, कभी गुंबद का रूप धारण कर लेता है, कभी मंदिर की भांति जो होता है उस टाइप का निकल जाता है, ठीक है। तो यही सब है ज्वालामुखी शंकु के कई प्रकार है, अम्लीय लावा शंकु, पैठिक लावा शंकु, मिश्रित लावा शंकु, सिंडर लावा शंकु, पराश्रित लावा शंकु और गुंबदाकार शंकु, ठीक है। ये शंकु के छोटे बड़े प्रकार टाइप के हैं, क्लियर। ये होगा शंकु। इसके अलावा जो है दूसरा जो स्थलाकृति बनती है वो बनती है बिबिर या क्रेटर। बिबिर या क्रेटर मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखा है। बिबिर या क्रेटर क्या है भाई, बिबिर और क्रेटर का मतलब होता है जैसे कि ज्वालामुखी जहाँ से निकलता है जिस छेद से, उस गड्ढे को एक प्रकार से हम क्रेटर बोलते हैं। उसी गड्ढे में जब पानी भर जाता है तो उसको बोलते हैं हम क्रेटर झील, क्लियर। तो हो गया क्रेटर आपका, क्लियर। इसके बाद में जब यही क्रेटर में लगातार जो है किसी ज्वालामुखी में लगातार जब एक प्रकार से विस्फोट होता रहता है तो उसका छेद जो होता है जहाँ से वो निकलता है वो बड़ा हो जाता है, और उसी जब बड़े वाले छेद को हम बोलते हैं कालडेरा या उसको बोलते हैं कड़ाह, ठीक है। तो कालडेरा या कड़ाह जो होता है एक प्रकार से ये ज्वालामुखी की बाह्य स्थलाकृतियाँ हैं। इसके अलावा चौथी अलग स्थलाकृति होती है ज्वालामुखी प्लग या फिर ग्रीवा। ज्वालामुखी प्लग या ग्रीवा की बात की जाए तो यह भी एक प्रकार से ज्वालामुखी से बनी बाह्य स्थलाकृति होती है। क्या, ज्वालामुखी एक प्रकार से या फिर एक प्रकार से क्या होता है, ग्रीवा जिसको बोलते हैं। शंकु की संशोधित आकृति होती है। इसमें जब ज्वालामुखी के मार्ग में लावा ठंडा होकर के जम जाता है और लंबे समय के कटाव के दौरान मिश्रित शंकु का अधिकांश भाग कटाव से नष्ट हो जाता है तो क्या होता है, वही ज्वालामुखी एक प्रकार से एक नली की भांति हो जाता है, प्लग यानी डाट की भांति खंभे जैसी आकृति बन जाती है अंदर, मतलब ऊपर बाहर। तो वही मतलब बाहर एक खंभे जैसी आकृति ऊपर बन गई, तो वही होता है एक प्रकार से एक प्लग टाइप का ज्वालामुखी होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्लियर। ज्वालामुखी प्लग जो होता है कुछ ऐसे बनता है, मैं आपको समझा दूँ यहाँ पर बना करके। जैसे ये हो गया, ये एक खंभा टाइप का बन जाता है और ये ज्वालामुखी मान लेते हैं उद्गार हो रहा है, लेकिन ऐसे बीच में ये उद्गार हुआ है, लेकिन एक खंबे टाइप का निर्माण हो गया ऊपर बाहर, ये बाहर से निकल रहा है, लेकिन ये एक प्रकार से खंबे टाइप का आकृति बन गई है। और यहाँ से एक जो है बहुत पतली झिर्री में एक प्रकार ज्वालामुखी उद्गार हो गया, तो ये होता है ज्वालामुखी प्लग, ठीक है। क्या होता है ये होता है ज्वालामुखी प्लग, क्लियर। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो ज्वालामुखी ये होता है प्लग, ठीक है। इसी को ग्रीवा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, ग्रीवा भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक प्रकार से ये बन गया पतली झिर्री से निकलता है, लेकिन ये एक प्रकार से ठोस पूरा आकृति बाहर ही बनती है, ठीक है। ये भूतल के ऊपर ही होती है, क्लियर, इसीलिए इसको बाह्य स्थलाकृति बोलते हैं। इसके अलावा भी आप देखते हैं ज्वालामुखी की प्लग या ग्रीवा जो बन जाती है उसके बाद में भी लावा या पठार बनता है, लावा पठार बनता है। लावा पठार मतलब जब लावा बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद में जब फैलने लगता है तो एक प्रकार से पठार की आकृति बन जाती है, तो ज्वाला मतलब लावा पठार बनता है। और जब वो फैल जाता है खूब अच्छे तरीके से बराबर भागों में तो समतल क्षेत्र का भी निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो समतल क्षेत्र का निर्माण भी बनता है, पठारी इलाका भी बनता है, पठार भी बनता है, समतल एरिया भी बनती है, बात ध्यान रखिएगा, ओके। तो आइए जानते हैं भाई, ये मैं क्या बता रहा था आपको, बाह्य स्थलाकृतियाँ। तो बाह्य भू स्थलाकृतियाँ जो है वो पृथ्वी के भूपटल के या भूतल के ऊपर बनती हैं, और आंतरिक स्थलाकृतियाँ भूमि के अंदर बनती हैं, ठीक है। तो बाह्य स्थलाकृतियों में एक तो ज्वालामुखी शंकु बनता है, एक शंकु टाइप का, कोन टाइप का बनता है। और शंकु कई प्रकार का होता है, अम्लीय लावा शंकु, पैठिक लावा शंकु, मिश्रित लावा शंकु, सिंडर शंकु, पराश्रित शंकु और गुंबदाकार शंकु। ये शंकु के कई प्रकार होते हैं, इस टाइप के बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा बिबिर या क्रेटर बनता है, यानी छोटा गड्ढा। कालडेरा या कड़ाह जो होता है कड़ाह टाइप का बनता है, खूब बड़ा सा। तो एक कालडेरा बड़ा गड्ढा बनता है, जब कई बार विस्फोट होता है तो बड़ा गड्ढा हो जाता है। और जब एक प्रकार से बारिश होती है तो उसमें जब पानी भर जाता है कभी कभी, तो एक प्रकार से कालडेरा झील का निर्माण होता है,
ठीक है। तो झील का भी एक प्रकार है कालडेरा या कड़ाह झील, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ज्वालामुखी पलग या ग्रीवा जो होता है, ये मैंने आपको बता दिया कि भाई जब एक प्रकार से बीच में एक प्रकार से एक ऐसा हो जाता है और एक पतली झिर्री से एक प्रकार से लावा बाहर निकल जाता है, ज़्यादा तीव्र गति से विस्फोट नहीं होता, ज्वालामुखी पलग या ग्रीवा तब बनता है। इसके अलावा अगला जो बनता है लावा पठार बनता है। लावा पठार में क्या होता है, जब ज़्यादा एक प्रकार से तीव्र गति से विस्फोट नहीं होता है, बहुत धीरे धीरे विस्फोट होता है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, समतल ही एक प्रकार से पठार का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से देखिए पर्वत और पठार में अंतर क्या होता है। जो पठार होता है आपका, देखिए ये होता है आपका पठार, ठीक है। पठार जो होता है ऊपर समतल होता है और लगभग 100 मीटर से मतलब कि एक प्रकार से ऊंचा होता है, लगभग 500 मीटर से ऊंचा होता है पठार। कहने का मतलब 1000 मीटर मतलब लगभग 1 किलोमीटर के ऊपर ही होता है, वो होता है पठार, ठीक है। 1000 या 1500 ऐसे कुछ जो मान रखा गया है। जो पर्वत होता है वो और ऊंचे होते हैं एक प्रकार से, और ख़ास करके उनकी जो चोटी होती है वो एक प्रकार से ऐसी होती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ढलान उसमें होती है, इसमें कम ढलान है, ठीक है। ये एक प्रकार से इस टाइप के हो सकते हैं ये, ठीक है। लेकिन जो पर्वत होते हैं एक प्रकार से वो इस प्रकार से होते हैं, पीक उसमें होती, चोटी होती है, इसमें चोटी नहीं होती है। और जो मैदान होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं, एकदम से प्लेन होते हैं, समतल। तो आप देखिएगा जो शंकु बनते हैं वो शंकु इस टाइप के बनते हैं, कोन टाइप के, ठीक है। तो ये हो गया शंकु बनता ज्वालामुखी, ठीक है। अच्छा, इसी शंकु के ऊपर जो होता है एक गड्ढा जिससे निकलता है उसको क्रेटर, बड़ा गड्ढा तो कालडेरा, ठीक है। अब ग्रीवा जो कैसे बनता है, इसी से ग्रीवा भी बनता है, इस प्रकार से खूब ऊपर एक प्रकार से ऐसे बन गया। अब इससे एक प्रकार से एक झिर्री ऐसे निकल गई, ठीक है, ऐसे पातर से मतलब एक प्रकार से पतली सी, तो एक प्रकार से ये जो ऊपर की स्थलाकृति ऐसे बन गई इस टाइप की, ये बोलते हैं उसको क्या, उसको बोलते हैं ग्रीवा, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं पठार वाला, तो पठार कुछ ऐसे बनता है, ठीक है, इस प्रकार से एकदम प्लेन ऊपर का। और यहाँ पर जो मैदान बनता है एक प्रकार से, जैसे दक्षिण भारत में आप तमाम दक्षिण भारत के मैदान और दक्षिण भारत के पठार जो होते हैं वो वही है, क्लियर। तो ये होगा कुछ ऊपरी स्थलाकृतियाँ बनती है, समतल क्षेत्र भी बनता है लावा से, और लावा से पठार का निर्माण भी होता है, क्लियर। तो ये हो गई जो है बाह्य स्थलाकृतियाँ जो कि ज्वालामुखी से बनती हैं। कुछ स्थलाकृतियाँ जो होती हैं आंतरिक स्थलाकृतियाँ भी बनती हैं, यानी ज्वालामुखी के जो उद्गार जब होता है तो उस समय जो अंदर से मैग्मा बाहर की ओर यानी ऊपर की ओर उठता है, ऐसी स्थिति में जब वो ऊपर की ओर मैग्मा उठ रहा होता है तो क्या होता है मेरे भाई, क्या होता है कि ऊपर जब मार्ग में मान लेते हैं जो कठोर बेसाल्ट के चट्टाने या जो कठोरता होती है ऊपर, क्योंकि एक छेद से निकल जाएगा जितना निकलना है, कुछ ऐसे मैग्मा होते हैं वो जो या गैसें होती हैं कुछ अलग दिशा से ऊपर उठने का प्रयास करती हैं, और वो कुछ दूर तक ऊपर उठती हैं, लेकिन वो पूर्णतः बाहर नहीं निकल पाती क्योंकि उनके पास इतना शक्ति नहीं होती, इतना प्रेशर नहीं होता, मतलब इतना वो नहीं होता एक प्रकार से उनके पास शक्ति कि वो एक विस्फोट में पूरी पृथ्वी फाड़ करके बाहर निकल जाएं। तो वो एक प्रकार से अंदर ही अंदर एक प्रकार से जहाँ जहाँ भर वो पाती हैं भाई, कि जैसे जिधर कठोर पाई उधर नहीं गई, उधर से मुड़ गई, किधर अलग जो है एक प्रकार से कहीं पर जो कमजोर चट्टानें मिली तो उनको फाड़ करके एक प्रकार से घुस गई उसमें, ठीक है। जो चट्टान एक प्रकार से तो ऐसे ऐसे चट्टानों में घुसती चली जाती तो कई आकृतियाँ बनती हैं, जैसे कि अंदर देखेंगे तो मतलब आंतरिक भू स्थलाकृतियों में एक तो बनता है बैथोलिथ। बैथोलिथ जो है बेसिकली जर्मन भाषा का शब्द है, और बैथोलिथ का मतलब होता है गहराई से, ठीक है, यानी एक प्रकार से गहराई से, बहुत ही गहराई में एक प्रकार से गुंबद बने होते हैं ये। बैथोलिथ एक गुंबदाकार एक प्रकार से आकृति, एक गुंबद बन जाता है ऐसे एक प्रकार से, ये गुंबद, ठीक है, ऐसे गुंबद अंदर अंदर ही अंदर एक प्रकार से लावा ऐसे भरा मतलब मैग्मा भरा होता है, और ये बाहर नहीं निकल पाता क्योंकि ये चट्टानें जो होती हैं बड़ी कठोर होती हैं, इन चट्टानों को नहीं पार कर पाता, यहीं पर जो है जो मैग्मा होता है वो एक प्रकार से रुक जाता है। तो जब मैग्मा यहाँ पर रुक जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, एक ऐसा बनता है गुंबदाकार आकृति बनती, तो उसको बोलते हैं बैथोलिथ। इसके अंदर दूसरा होता है लैकोलिथ। लैकोलिथ की अगर बात करें तो लैकोलिथ जो होता है कुछ इस प्रकार से बनता है, देखिए गुंबद पूरा नहीं बनता है, अर्ध गुंबदाकार होता है। यहाँ पर जो चित्र बना हुआ है मान लेते हैं यहाँ से जो है ज्वालामुखी क्रिया मतलब ज्वालामुखी का जो मैग्मा है ये यहाँ से जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से मैग्मा जा रहा है लेकिन ऊपर की चट्टानें बड़ी कठोर हैं, ये जाने नहीं दे रही, तो वो नहीं जा पाता है, तो एक प्रकार से क्या होता है यहीं पर ऐसे फैल गया, तो जहाँ से निकल रहा है ऊपर वहाँ पर तो थोड़ा ऊंचा फैलेगा, ठीक है, लेकिन फिर ऐसे ऐसे वो एक प्रकार से ऐसे ऐसे जिधर कमजोर चट्टानें पाता है उधर एक प्रकार से फैलता चला जाता है। तो ये एक प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार की आकृति को बोलते हैं लैकोलिथ, ठीक है। इसके अलावा जो अगला है उसको बोलते हैं फैकोलिथ। फैकोलिथ क्या होता है,
फैकोलिथ भी एक प्रकार से एक जैसे चट्टान होती है, वलित पर्वतों को आपने देखा, हिमालय पर्वत हो गया, रॉकीज पर्वत हो गया, एंडीज पर्वत हो गया, ये सब पर्वत जो है वलित पर्वत है, ठीक है, यानी कि वलन के द्वारा बनते हैं। एक अपनति होती है, एक अभिनति होती है, यानी एक गड्ढा होता है, एक चोटी एक खाई, एक चोटी एक खाई, इस प्रकार से एक प्रकार से ऐसे एक तरंग की भांति में एक प्रकार से जब अंदर ही अंदर मैग्मा ऐसे फैलता है, ऐसे 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 एक तरफ ऊपर उठता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर फिर नीचे, इस प्रकार किया करती। तो मैग्मा एक प्रकार से ऐसे खूब मोटे मात्रा में है, ऐसे नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर, इस प्रकार से एक चोटी यानी ऊपर गया, यानी अपनति, ठीक है, अभिनति नीचे, अपनति ऊपर, अभिनति, इस प्रकार से ऊपर नीचे का क्रम जो होता है, जैसे वलित पर्वतों में होता है। वलित पर्वत कैसे होता है, ऐसे ऐसे तो होता है वलित पर्वत, तो इसी प्रकार से ये इतना ज़्यादा वो ना हो करके एक ऐसे होता है पैरेलल, ऐसे ऐसे टाइप का, ठीक है, ये ऐसे वलित पर्वतों की भांति एक प्रकार से ये ऐसे मैग्मा फैलता चला जाता है, कई लेयर में फैलता चला जाता है, तो वो आकृति होती है फैकोलिथ, ठीक है। इसके अलावा अगली जो आकृति होती है अंदर जो बनती पृथ्वी के अंदर ही बन जाती है सब आकृतियाँ, क्योंकि बाहर नहीं निकल पाती। लेपोलिथ जो होता है तस्तरी नुमा होता है। कभी आपने अगर तस्तरी देखी हो, तस्तरी मतलब एक प्रकार से एक प्लेट टाइप का, जिसमें एक ट्रे आपने देखा होगा, ट्रे या तस्तरी, तो वही होता है एक प्रकार से लेपोलिथ की आकृति। तो उसी मतलब उसी तस्तरी की भांति, उसी ट्रे के भांति एक प्रकार से खूब मोटी ट्रे एक प्रकार से मैग्मा की लेयर जो होती है वो बन जाती है पृथ्वी के आंतरिक भाग में, उसी को बोलते हैं लेपोलिथ। ये यहाँ पर बनी हुआ लेपोलिथ की आकृति आप देख सकते हैं, एक ट्रे की भांति, ठीक है। यहाँ पर चूंकि मैग्मा यहाँ से निकला और ऊपर नहीं जा पाया और एक ट्रे की भांति मोटी सी लेयर एक प्रकार से यहाँ पर बन जाती है, तो इस आकृति को हम बोलते हैं लेपोलिथ। इसी प्रकार से जो है अगली जो आकृति बनती है वो बनती है वह किसकी, वो आकृति बनती है सिल आकृति जो होती है, ये खास करके कुछ इस प्रकार से इस प्रकार की आकृतियाँ होती हैं। ये आकृतियाँ मोटी मोटी एक प्रकार से इससे क्षैतिज आकृतियाँ, जैसे यहाँ पर ये एक क्षैतिज आकृति, फिर ये हो गई, फिर ये एक प्रकार से ऐसे ऐसे एक एक लेयर में बनती है। जैसे यहाँ से मैग्मा निकला ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो कुछ लेयर यहाँ पर बन गई, यहाँ पर फैला, फिर कुछ लेयर ऊपर उठी तो यहीं तक फैल पाया, फिर कुछ लेयर ऊपर उठी यहीं तक फैल पाया, फिर यहाँ पर फैल पाया। इस प्रकार से ऐसे पृथ्वी के अंदर क्या होता है, एक लेयर दर लेयर एक प्रकार से ऐसी बेड़ लाइनें, बेड़ में मतलब एक प्रकार क्षैतिज मतलब एक प्रकार से ये देखिए, ये क्षैतिज होता है, ये क्षैतिज। तो ऐसी मोटी मोटी लेयर जो होती है मैग्मा की पृथ्वी के अंदर जो होती हैं, चूंकि ऊपर नहीं उठ पाती हैं और ना ही एक प्रकार से ऊपर उठ पाती हैं, तो ये इधर कुछ भागती हैं कुछ इधर भागती हैं, तो एक प्रकार से मोटी मोटी एक प्रकार से क्या बना लेती हैं, मोटी मोटी एक प्रकार से बेलन की भांति एक प्रकार से सिल टाइप की ऐसे बन जाती हैं, ठीक है। लोढ़ा देखें घर में रखा रहता है, लोढ़े की भांति एक प्रकार से खूब लंबी लंबी आकृतियां बन जाती है, तो उसको बोलते हैं सिल, ठीक है। जैसे इंग्लैंड में ग्रेट हिल जो सिल बनी हुई है वो इसी का परिणाम है। पश्चिम बंगाल और बिहार की कोयले की खानों में अगर आप खोदेंगे, खुदाई होती है तो वहाँ पर कई सारे सिल आप देख सकते हैं। वहाँ पर सिल जो होती है, जब आप पश्चिम बंगाल और बिहार की खानों में जब आप कोयला खोदते कोयले की खानों में, तो वहाँ पर सिल की स्थलाकृतियाँ आपको मिल जाएगी, चूँकि वहाँ पर भी ज्वालामुखी उद्गार एक प्रकार से हुआ नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर जरूर होता रहता है ये, ठीक है। तो एक प्रकार से सिल कुछ इस प्रकार से होती है, सिल की स्थलाकृति ये है। इसके बाद में जो छठी आकृति बनती है वो बनती है डाइक जो आकृति होती है, इसकी अगर बात की जाए तो ग्रेट ब्रिटेन का जो एक प्रकार से एक अरान का तट है वो डाइक की भांति होता है। डाइक की अगर बात की जाए तो जो सिल होता है वो एक प्रकार से क्षैतिज होता है, कुछ इस प्रकार से एक प्रकार से ऐसे ऐसे एक प्रकार से जो है ये हो गई एक प्रकार से कैसी स्थलाकृति, मतलब ऐसी ऐसी लेयर एक लाइन में होती है ये, ठीक है, ऐसी ऐसी स्थलाकृतियाँ। लेकिन ये क्या होता है कि ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है नीचे से, अब ये एक प्रकार से इधर भी चट्टानें एक प्रकार से खूब ज़्यादा एक प्रकार से जो है कठोर चट्टान है यहाँ पर, ठीक है। अब जब बगल में कठोर चट्टान है, इधर भी कठोर चट्टान है, इधर भी कठोर चट्टान है, तो ऊपर ही एक प्रकार से थोड़ी सी सरल चट्टान है, यहाँ से ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है और ऊपर उठती जा रही है। तो एक ही पतली पतली एक प्रकार से, या एक प्रकार से जैसा इधर जो है क्षैतिज हो रहा था ये लंबावत हो जाएगा, यानी लंबावत जो लाइनें होती हैं एक प्रकार से ऊपर उठती हैं और एक प्रकार से ये देख रहे हैं यहाँ पर बना हुआ है, यही होती है एक प्रकार से, इसको बोलते हैं डाइक जो होते हैं वो लंबावत होता है और सिल जो होती है वो एक प्रकार से बेलनाकार यानी कि क्षैतिज होती है। समझ में आ गई चीजें। तो कठोर चट्टानें चूंकि इधर है तो इधर इधर नहीं फैल पाती है मैग्मा, और मैग्मा एक प्रकार से एक मोटा सा एक प्रकार से लेयर बना करके ऊपर ही उठता है और कुछ ही ऊपर तक जा पाता है, पूरा ऊपर नहीं जा पाता, चूंकि ऊपर निकलने के लिए उसके पास शक्ति नहीं थी, जहां तक रहता है वहीं पर रुक जाता है और एक प्रकार से मैग्मा वहीं पर ठंडा हो जाता है। फिर वहां पर एक प्रकार से वो लावा की आकृतियां, मतलब कि एक प्रकार से मैग्मा की आकृति, मतलब मैग्मा जो होता है ठंडा हो जाता है लावा बन जाता है, तो मोटी सी आकृति प्रकार से वो बन जाती है, लंबी लंबी ऊंची ऊंची, ठीक है, ये जैसे यहाँ पर बनी हुई है। तो क्लियर हो गया यहाँ पर आपका। तो ये सब हो गए एक प्रकार से ज्वालामुखी के बारे में कुछ बातें जो कि मैंने आपको बताई, आपके समझ में निश्चित तौर पर आई होंगी। अगर आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट से, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया भाई, सभी लोगों ने ले लिया, बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से आप ले लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। तो एक प्रकार से ज्वालामुखी की चीज़ें मैंने आपको समझाई बताई, ठीक है, और सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी, तो आप लोग जो है आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। अच्छा, हिंदी का कोर्स भी एक प्रकार से लॉन्च किया गया था, तो उसकी सारी व्याख्याएं जो उसकी हैं उसकी वीडियोज़ हमारे पास हैं, वो वीडियोज़ आपको मिल जाती है और PDF नोट्स भी मिल जाते हैं। और आपको बता दूं कि जैसे कि और भी जो PDF नोट होते हैं अदर सब्जेक्ट के, वो भी ग्रुप से मिलते रहते हैं। तो अगर आपको कोर्स लेना है तो आप हमारे नंबर पर, हिंदी का कोर्स लेना है तो हमारा नंबर है 9161 93 60 62। इसी पर आपको व्हाट्सअप करना पड़ेगा। हिंदी का कोर्स आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। आपको कोर्स अगर लेना है तो आप SMS कर सकते हैं। अच्छा, कोर्स लेने के लिए मात्र आपके प्राइस जो रखी गई है वो 100 रुपये रखी गई है। आप व्हाट्सअप करेंगे तो वहीं पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दी जाएगी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिए। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लियर। चलिए मैं थोड़ा सा कोर्स के बारे में आपको डिटेल बता ही देता हूँ, 1 मिनट लगेगा। डिटेल ये है कि जैसे कि हिंदी जो छात्र छात्राएं लिए हुए हैं, तो हिंदी के साथ ही साथ उसका एक ग्रुप बनाया गया है, हिंदी का व्हाट्सएप ग्रुप, तो उसमें आपको ऐड किया जाता है। अब उस हिंदी के ग्रुप में मान लेते जो भी क्लासेस आपकी होती हैं, चाहे यूट्यूब पर हो या प्राइवेट फॉर्म में जो क्लासेस होती हैं, वो सारी की सारी क्लासेस जो होती हैं उसकी लिंक आपको वहाँ पर मिलती रहती है, ठीक है, कहाँ पर, उस ग्रुप में। इसके अलावा क्वेश्चन पेपर जो होंगे वो उसकी PDF नोट्स, ठीक है, क्वेश्चन पेपर के PDF और मॉडल पेपर जो हमारे द्वारा बनाए जाएंगे उसकी PDF नोट्स, और भी जो नोट्स बनाए जाएंगे वो नोट्स आपको उस ग्रुप में मिलते रहेंगे, ठीक है। तो अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट है तो आप कोर्स ले सकते हैं, उसमें अदर सब्जेक्ट की भी तैयारी आपकी हो जाएगी लगे हाथ, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट की मैं बिल्कुल यूट्यूब पर ही फ्री में पढ़ाता हूं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको यूट्यूब से ही आप फ्री में आसानी से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको हिंदी विस्तार से पढ़ना तो हिंदी काव्य जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है, हिंदी काव्य का संपूर्ण सिलेबस जो है, जितना भी काव्य आपके पाठ्यक्रम, जितने भी चैप्टर संकलित हैं, उन सभी की व्याख्या जो है, वो सभी की व्याख्याएं पूरी मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी। वो सारी वीडियोज़ हमारे पास उपलब्ध हैं, तो वो वीडियोज़ जो है, अच्छा कुछ व्याख्याएं भी बची हुई हैं वो मैं करवा दूंगा जल्दी, लेकिन जो व्याख्याएं हो चुकी हैं वो व्याख्याओं का एक प्रकार से जो प्लेलिस्ट है वो मैं आपके पास सेंड कर दूंगा जैसे ही आप कोर्स लेने की बात करेंगे, ठीक है। तो वहां पर आपको तमाम सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, और PDF नोट्स भी, हिंदी साहित्य के इतिहास का PDF नोट्स भी हमारे पास है, वो भी आपको मिल जाएगा। और भी जो मॉडल पेपर के यानी ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर की, लिखित मॉडल पेपर के जो PDF नोट्स होते हैं वो भी आपको उसी ग्रुप में मिलते रहेंगे। तो वो ये कोर्स में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, और जो भी क्लास होगी वो आपको ग्रुप में लिंक मिलती रहेगी उसकी, ठीक है। तो हमारा नंबर 9161 93 60 62, इसी पर आपको व्हाट्सअप SMS करना है। मात्र 100 रुपये कोर्स की प्राइस रखी गई है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आपको 100 रुपये क्या करने हैं, आप गूगल पे, फोन पे, UPI माध्यम से चलाते होंगे, जैसे आप व्हाट्सअप पे SMS करेंगे हमारे कि सर जी मुझे हिंदी साहित्य BA फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स चाहिए, तो तुरंत आपके पास एक स्कैनर में सेंड करूंगा, उस पर आपको मात्र 100 रुपये सेंड करके, और अपने आप जब सेंड करेंगे या किसी दूसरे से अगर आप नहीं चलाते हैं तो बहुत सारे और भी आपके भाई बंधु होंगे, उनसे आप सेंड करवा सकते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट उसका जो है हमारे पास सेंड कर दीजिएगा, आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और आपके पास जो क्लास की लिंक है वो आपको मिल जाएगी, हिंदी के साथ साथ अदर क्लास की जो लिंक है वो भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो आप जो भी सब्जेक्ट आपके हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट की वहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।